वर्नल थ्योरी ये हमें बताती है कि हमारा जो सेंट्रल मेटल आयन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो दो तरीके की वैलेंसी शो करता है। प्राइमरी वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है, सेकेंडरी वैलेंसी जो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। ये अंदर जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर है जो कि 6 है। और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं हम आगे पढ़ लेंगे। इसके बाद डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या फर्क है, जैसे कि ये हमारे एग्जांपल लिखे हुए हैं डबल साल्ट के और ये कॉम्प्लेक्स का, तो इसमें जो है ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, यानी Fe2+ और Cn- नहीं बनेगा। ठीक है, ये सारे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी K+, Cl-, Mg2+, Cl ये सब डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ टर्म पढ़ लेते हैं हम। जैसे ये एक हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसमें जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बाद कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये इसको अगर हटा दें हम, इसको काउंटर आयन बोलते हैं, जो बाहर रहता है इसको काउंटर आयन बोलते हैं। और अगर इसको हटा दें तो ये सब जो है ये हमारा हो जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। काउंटर आयन हो गया हमारा, सेंट्रल एटम ये है ही। ठीक है, लिगेंड जो इससे जुड़े रहते हैं और ब्रैकेट के अंदर रहते हैं वो हमारे लिगेंड कहलाते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ये जो हमारे लिगेंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं इसको, ये हमारा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, जो कि मोस्टली होती है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, ये होती है मोस्टली। ठीक है, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का मतलब होता है कि ये जो हमारा लीगेंड जुड़ा हुआ है इसमें कितने डोनर एटम हैं। ठीक है, अगर एक है तो यूनिडेंटेड बोल देते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल लिखे हुए हैं। डाइडेंटेड, जैसे कि डाइडेंटेड का एग्जांपल ये है ईएन, इथेन 1,2 डायमीन, इसमें दो जैसे एन दो हैं तो ये दो से जुड़ सकता है, और ये जब दो से इसमें जुड़ेगा, सेंट्रल मेटल से दो से जुड़ेगा ऐसे, ठीक है, तो एक रिंग बन जाएगी। ठीक, और रिंग बन जाएगा उसको बोलते हैं चिलेटिंग लीजेंड। इसके बाद पॉलीडेंटेड यानी दो से ज्यादा, जैसे ईडीटी है, इसमें 6 ग्रुप रहते हैं जिनसे डोनेट करता है, उसमें मतलब लीगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इसके बाद एम्बिडेंटेड लीगेंड, जो जिसमें एक टाइम में एक से जुड़ेगा पर दो से जुड़, मतलब दो डोनर एटम होते हैं पर एक टाइम में एक से जुड़ता है। जैसे एग्जांपल नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, ऐसे ही यहाँ पे सल्फर से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट टर्म आप पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी देखेंगे। होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक क्या होता है, अगर इसके अंदर एक ही तरीके के हमारे एक ही तरीके के लीगेंड है तो होमोलैप्टिक, और एक से ज्यादा है तो हेटेरोलैप्टिक। इसके बाद नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, जैसे एक कंपाउंड है, अगर इसके बाहर हमारा मतलब कोई एटम होता है तो सबसे पहले हम उसका नाम देते हैं, कैटायन का नाम देते हैं। कोई मेटल होता है जैसे पोटेशियम, पर यहाँ नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इसका नाम जब हम देते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं लीगेंड का अल्फाबेटिक ऑर्डर, जैसे ये इथेन 1,2 डायमीन है। ठीक है, और ये 3 बार आ रहा है यहाँ पर, तो वैसे हम नॉर्मली ट्राई लिखते हैं पर यहाँ पर ट्रिस क्यों लिखा, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही हमारा डाई आ रहा है, तो इसलिए हम यूज करते हैं क्या, ट्रिस। और अगर हमारा 2 हो तो हम यूज करते हैं उसके लिए डाई यूज नहीं करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे बिस। ठीक है, इसी तरीके से टेट्रा किस, 4 के लिए टेट्रा नहीं यूज करेंगे, टेट्रा किस। ठीक है, तो यहाँ पर 3 थे तो ट्रिस यूज किया, फिर इसका इथेन 1,2 डायमीन नाम लिख दिया, और फिर इसका कोबाल्ट, फिर हम सेंट्रल मेटल का नाम देते हैं जो कि कोबाल्ट है। ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बता दी, ऑक्सीडेशन नंबर 3rd, और फिर सल्फेट, इसका नंबर नहीं लिखते सल्फेट का, बस सल्फेट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें फॉर्मूला बनाना हो, कोई नाम दे रखा है उसका फॉर्मूला बनाना है, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने देखा उसमें क्या लीगेंट है, तो डाइक्लोरो यानी Cl2 क्लोराइड डबल की। ठीक है, और बिस है यानी इसका मतलब क्या है, 2। ठीक, इथेन 1,2 डायमीन ईएन लिख दिया, और फिर प्लेटिनम, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 तो क्लोरीन से हो गए। अब जब ये नाइट्रेट भी दे रखा है तो इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा, मतलब NO3 कितने होंगे, 2 होंगे हमारे पास, जब भी तो हमारा 4 बैठा गए तो 2 ये और 2 ये 4 हो गए। ठीक है, इसलिए हमारा इस तरीके से इसका फॉर्मूला आ गया। नाइट आइसोमेरिज्म क्या है हमारा, आइसोमेरिज्म होता है जो सेम केमिकल फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट अरेंजमेंट होती है उनकी। ठीक है, ये 2 तरीके से हो सकते हैं, स्टीरियो आइसोमर, स्ट्रक्चर आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, जिसमें स्पेशल अरेंजमेंट यानी 3D अरेंजमेंट अलग हो, और स्ट्रक्चर क्या होता है जिसमें बॉन्ड अलग हो। जैसे हम स्टीरियो आइसोमर देखते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जैसे कि हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा सिस पोजीशन हो सकती है जो 180 पे हो। ठीक है, और ट्रांसपोजिशन हो सकती है जो कि 180 पे हो, और सिस पोजीशन हो सकती है जो बराबर में हो। ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया। इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर आता है, इसमें ही 2 पार्ट होते हैं स्टीरियो आइसोमर के, एक ज्योमेट्रिकल एक ऑप्टिकल। ऑप्टिकल क्या होता है, ऑप्टिकल में मिरर इमेज बनती है। ठीक है, जैसे ये है तो इसकी मिरर इमेज हमने बनाई, मतलब इसमें ये प्लेन पोलराइज लाइट को ये हमारा राइट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर देता है और ये लेफ्ट में कर देता है। इसको डीवी बोलते हैं या डेक्स्ट्रो या लेवो, और इनको बोलते हैं एनेंशियोमर या कायरल भी बोल देते हैं। और इसकी कंडीशन ये है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आनी चाहिए, यानी आप इसको कहीं से भी काटें ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है, इसमें बॉन्ड डिफरेंट होते हैं, जैसे कि लिंकेज आइसोमर है पहले, जैसे ONO है, ये O से भी जुड़ सकता है, N से भी जुड़ सकता है, यानी इसकी पहचान ये है कि एम्बिडेंटेड लिगेंड मौजूद होगा। इसके बाद कोऑर्डिनेशन क्या है, इसमें 2 तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट बने होंगे, इससे समझ जाएंगे आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। आयनाइजेशन आइसोमर क्या है, इसमें क्या है, बाहर जो आयन होगा वो अंदर एक्सचेंज हो जाएगा, जैसे ये बना रखे हैं मैंने 2 इसके। सोलवेट आयनाइजेशन की तरह ये, इसमें बस H2O इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, अगर तीनों बराबर दे रखते हैं तो उसको बोलते हैं फैशियल, और अगर प्लेन पे हैं
मतलब 3 जो है प्लेन पे हैं, यानी ऐसा मान लीजिए लगातार नहीं है या प्लेन पे दे रखा है, उसको बोलते हैं मेरिडोनल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पोजीशन ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि अगर इसमें आप यहाँ से काट देंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। बॉन्ड थ्योरी बीबीटी भी कहते हैं। इसमें क्या है, हम सिर्फ ये पता करते हैं कि हमारा जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो न्यू सेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है। यानी क्या होती है, मतलब हमारे ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, जैसे डी ऑर्बिटल हो गया, एस ऑर्बिटल हो गया, पर इसमें न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे कि क्या मोस्टली 6 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये बन जाएगा sp3d2 या d2sp3, ठीक है। या फिर अगर 4 है हमारा तो टेट्राहाइड्रल बनता है sp3, या स्क्वायर प्लेनर बनता है dsp2, ठीक है। ये हमें वीबीटी से पता लगता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसमें क्या होगा, आपका वो पेयरिंग करा देगा, तो आपकी स्ट्रक्चर बनेगी इस तरीके से, मतलब d2sp3। इसको बोलते हैं हम इनर ऑर्बिटल, क्योंकि डी के जो है इनर ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, तो इसको हम इनर ऑर्बिटल कंपाउंड भी बोल देते हैं। इसकी स्पिन कम होती है, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आपके क्या हो गए, पेयर हो गए, तो इसको लो स्पिन में बोलते हैं। और ये हाई स्पिन होता है, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड में मतलब वीक फील्ड लिगेंड के केस में ये बनता है, ठीक है। इसी तरीके से वीक फील्ड लिगेंड के केस में sp3 बनेगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में dsp2 बन जाएगा। लिमिटेशन क्या है इसकी, लिमिटेशन इसकी ये है कि ये हमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा नहीं देता, मतलब मैग्नेटिक डाटा आपको अगर कैलकुलेट करना है तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला या फिर मैग्नेटिक डाटा आप इससे मतलब क्वांटिटेटिव कैलकुलेट नहीं कर सकते। और ये कलर के बारे में नहीं बताता, एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं करता कि टेट्राहाइड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में भी कोई फर्क नहीं करता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें क्या है, आपका जो डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ये हमारा जब इसके पास लिगेंड आते हैं, पहले सिमेट्रिकल अगर आपका फील्ड है तो ये आपका ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल सेम रहेगा जैसा है, पर जैसे जैसे लिगेंड इसके पास आते हैं तो ये डी ऑर्बिटल टूट जाता है ईजी और टी2जी में, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल का केस पढ़ने हम इसी तरीके से हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल का केस। तो ऑक्टाहेड्रल में ये 2 ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं क्योंकि ये एक्सियल होते हैं, ठीक है, और 3 नीचे आ जाते हैं। ये आपको दिखा रखा है, ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये जो 2 हैं ये ऊपर चले गए हैं और 3 नीचे आ गए हैं। तो ये इस एनर्जी को बोलते हैं, जो एनर्जी गैप है इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। ठीक, ये गैप जो है हमारा ओ से दिखा देते हैं हम इसको, और इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। 2 ऑर्बिटल जो ऊपर गए हैं ये वाले हैं डी ऑर्बिटल, आप देख सकते हैं dx2 माइनस y2 और dz2, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें जो जितना ज्यादा इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी गैप ले जाते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे एक सीरीज बनती है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड की, जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इसमें आप 3 इलेक्ट्रॉन है आपके, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहीं आएंगे टी2जी में। केस बनता है जब आपका 4th इलेक्ट्रॉन आता है, तो वो 4th इलेक्ट्रॉन अगर वीक फील्ड है तो वो यहाँ चला जाता है, क्योंकि एनर्जी गैप कम रहता है। तो वीक फील्ड है तो मतलब वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग, मतलब ये गैप कम है ना, तो वो नेक्स्ट में चला जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 3 और ईजी में 1 चला जाएगा, ये हाई स्पिन होगा, ठीक है। और अगर आपका ये वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये गैप बहुत ज्यादा होगा, ये गैप ज्यादा होगा तो वो नीचे ही आएगा, ठीक है। तो लो स्पिन कंपाउंड बनेगा आपका। और ये टेट्राहाइड्रल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, टेट्राहाइड्रल में क्या है, टेट्राहाइड्रल पहले तो आप यहाँ देखें ये ऑक्टाहाइड्रल से कम होता है, 4/9 है ना, तो ये ऑक्टाहाइड्रल से ये गैप कम होता है। इसी वजह से इसमें जब ये गैप कम है तो ज्यादातर कहाँ पे जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो इससे चला जाएगा, हाई स्पिन ज्यादा बनेंगे इसमें। इसके बाद आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में देखें कलर क्यों होता है, कलर का रीजन ये है, T2D ट्रांजिशन रीजन है, मतलब आपका कलर दिखाने का। जैसे पहले इलेक्ट्रॉन T2G में है, ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है, एनर्जी गेन करके, तो अब यहां से जब ऊपर गया तो ये क्या करता है, कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब कौन सा कलर नजर आएगा, तो ये कलर कंप्लीमेंट्री कलर व्हील से पता लगता है। अगर ब्लू कलर की लाइन एब्जॉर्ब करी तो इसके सामने वाला ऑरेंज कलर नजर आएगा, वायलेट की करी तो येलो, ग्रीन की करी तो रेड, इस तरीके से मतलब आमने सामने वाले कलर नजर आते हैं, ठीक है। इसकी लिमिटेशन क्या है, आयनिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक माना है, कोवेलेंट बॉन्ड को कंसिडर नहीं करा है, एक तो लिमिटेशन ये है। और इसकी दूसरी लिमिटेशन ये है, एनायनिक लिगेंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। इसमें हमें पढ़ना है सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये क्या है हमारा सिनर्जिक बॉन्डिंग, यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए सिनर्जिक बॉन्डिंग में आपको ये डायग्राम पे फोकस कीजिए। इसमें क्या है, जो कार्बोनिल है CO, ये सिग्मा बॉन्ड डोनेट करता है और पाई बॉन्ड में वापस इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। इसको बैक बॉन्डिंग भी कह सकते हैं और सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। इसके बाद हमारा स्टेबिलिटी बताता है, यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जैसे कि ये हमारा कंपाउंड बना, तो ये स्टेप वाइज जब बनेगा तो हमारा जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट आएगा ना, वो इनका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो वो इसका रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे ना आप, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका इंपोर्टेंस एंड एप्लीकेशन क्या है इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहला तो केमिकल एनालिसिस में यूज होता है ये, दूसरा हार्डनेस ऑफ वाटर भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है, तीसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इससे यूज कर सकते हैं, फोर्थ इसका क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हेमोग्लोबिन में आयरन का, विटामिन B12 में कोबाल्ट का, ठीक है, और एंजाइम जिसको हम बायोकैटालिस्ट भी बोल देते हैं, इसमें भी हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज होते हैं, जैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए और कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। ये हमारे कुछ एंजाइम हैं
और ये हमारे एंजाइम जो हैं बायोकैटलिस्ट तो ये होती हैं और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसके बाद कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे कि विल्किंसन एक कैटलिस्ट है जिसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ये हमारे इंडस्ट्री में यूज होता है। फिर सॉल्यूशन इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी इसका यूज है। ये कंपाउंड ये बनता है AgS2O3, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है जब इसको यूज करते हैं हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ये यहाँ पे कंपाउंड लिखा हुआ है। और लास्ट इसका जो यूज है वो आप यहाँ देख सकते हैं, लास्ट इसका यूज है ये कि ये चिलेटिंग थेरेपी में यूज होता है। ठीक है, चिलेटिंग थेरेपी क्या है, ये मेडिकल केमिस्ट्री में मतलब मेडिकल में यूज होती है। इसमें क्या करते हैं, एक्सिस अगर आपका मेटल है टॉक्सिक प्रोपोर्शन में तो वो चिलेटिंग लीजेंट उससे बॉन्ड बना लेगा और उसको मतलब अलग कर देंगे उसको। ठीक है, एक्सिस प्रोपोर्शन में अगर आपका मेटल है तो उसको रिमूव करने के लिए ये चिलेट थेरेपी यूज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर दिया है आयरन या कॉपर, ये चिलेटिंग लीजेंट कौन सा डी पेनिसिलिन अमीन डेस्फेरोक्सामिन बी, इसके थ्रू रिमूव किए जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से EDTA यूज होता है लेड पॉइजनिंग में, यानी अगर लेड की मात्रा ज्यादा है। और कुछ आपने नाम भी सुना होगा सिस्प्लेटिन, ये ट्यूमर्स वगैरह, ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स या कैंसर थेरेपी में यूज होता है। इसमें भी एक्सिस मेटल रिमूव कर लिया जाता है। ठीक है।